हेलो एंड वेलकम टू ऑल। अगर आप सीटेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैंने सीटेट के साइंस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है, तो आप इसे देखिए और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। ये जो साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे प्रीवियस क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, मायरा किसी पैकेट को पहुँचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल है। ऑप्शंस दिए गए हैं 20 किलोमीटर पर आवर, 9.6 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर और 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। डिस्टेंस दिया गया है 5 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो जाने का भी डिस्टेंस और आने का भी डिस्टेंस। तो इस तरह D1 हो गया 5 किलोमीटर और D2 हो गया हमारा वो भी 5 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्या दिया गया है कि जैसे वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। यानी जाने का जो चाल है वो है S1 हमारा हो गया कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और लौटने का यानी S2 हो गया हमारा कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें निकालना क्या है, तो उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल कितनी है, हमें औसत चाल निकालनी है यहाँ पे। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ये फॉर्मूला जो है औसत चाल का होता है, जैसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 5 और प्लस 5 और टोटल टाइम कितना दिया गया है। तो ये हम जानते हैं कि टाइम का क्या फार्मूला होता है। तो टाइम का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस दिया गया है 5 और स्पीड दिया गया है 12 किलोमीटर पर आवर, और एक और डिस्टेंस दिया गया है वो भी 5 है और उसका स्पीड जो है वो कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम 5 + 5 करेंगे तो 10 और 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 24, और फिर 12 और 8 का एलसीएम क्या निकाले हमने 24। अब देखेंगे कि 12 के टेबल में 24 कितने बार में आया, तो 2 बार में, तो 5 तो नहीं 10 हो गया, और 8 3 के 24 3 बार में, और 5 से 15। तो इस तरह हमें निकल जाएगा 10/25/24। इसको हम इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। 10 × 24/25, 5 के टेबल से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25। तो इस तरह हमारा हो गया 48/5। अगर 5 से 48 को डिवाइड करते हैं तो 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 36। तो हमारा राइट आंसर हो गया 9.6 किलोमीटर पर आवर। 62 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेज। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं। ऑप्शंस है मीटर, लाइट ईयर, हर्ट्ज। तो मीटर तो दूरी मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष भी होता है, लेकिन जो हर्ट्ज होता है उससे हम ध्वनि की माप करते हैं। ध्वनि का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है क्यूबिट, ईयर, लाइट ईयर, यानी वालिस्त वर्ष और प्रकाश वर्ष। तो वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक नहीं है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है क्यूबिट, मीटर और लाइट ईयर। तो क्यूबिट जिसे वालिस्त कहते हैं, मीटर और लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारा राइट है, क्योंकि क्यूबिट जो होता है यानी वालिस्त जो होती है वो दूरी मापन की एक प्राचीनतम इकाई है। 1 क्यूबिट = 45.72 सेंटीमीटर होता है। मीटर के बारे में तो हम जानते ही हैं कि इससे डिस्टेंस मेजर किया जाता है, और प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जो होता है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इससे आकाशीय पिंडों की दूरियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर = होता है 10⁻16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, समीर रोल्स हिज मार्बल ऑन 3 डिफरेंट सरफेसेज स्प्रेड आउट ऑन फ्लोर, torn, cellophane, sheet, carpet and newspaper. The force of friction acting on the marble in the
इंक्रीजिंग ऑर्डर इज। समीर अपने कंचे को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों, तनी हुई सेलोफेट सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा। यानी हमें बताना है कि कंचे जो है वो बढ़ते क्रम में किस प्रकार घर्षण बल लगाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है समाचार पत्र, सेलोफेन सीट, कालीन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है समाचार पत्र, कालीन, सेलोफेन सीट। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलोफेन सीट, समाचार पत्र, कालीन फिर नेक्स्ट है सेलोफेन सीट, कालीन और समाचार पत्र। इसमें बढ़ते क्रम में बताना यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम जो घर्षण होगा यानी फ्रिक्शन वो सबसे कम होगा पहले सेलोफेन सीट पे। तो सेलोफेन सीट के हमारे दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो उसके बाद जो उससे ज़्यादा जो फ्रिक्शन होगा घर्षण वो होगा समाचार पत्र पे और उसके बाद लगेगा फ्रिक्शन कालीन पे। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64 है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लिनियरली विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोई पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग से गतिमान है। यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। इस गति का दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। नेक्स्ट है इस गति का वेग समय ग्राफ वाई अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगा। नेक्स्ट दिया गया है इस गति का दूरी समय ग्राफ वाई अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगी। या नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होगी। क्वेश्चन नंबर 65 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं पैराफिन, वैक्स, कोक, बिटुमेन या ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। राइट आंसर हो जाएगा कोक। हम जानते हैं कि पैराफिन, वैक्स, बिटुमेन और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो हमें पेट्रोलियम से मिलता है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। जबकि कोक जो है वो हमें कोल से प्राप्त होता है यानी कोयला से प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कोक। क्वेश्चन नंबर 66 है अमन कीप्स अ प्लास्टिक बॉटल, अ वुडन स्पून एंड अ मेटालिक स्पून इन अ क्लोज्ड रूम ओवरनाइट। द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। इन द मॉर्निंग he records the temperature of the 3 objects as T1, T2 and T3. Which of the following most likely represents the relation between them? अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है जो T1, T2 और T3 हैं। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है। ऑप्शंस दिए गए हैं T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, T1 इज इक्वल टू T2 लेस देन T3, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, क्योंकि इसमें जो है सारी वस्तुओं को रूम टेम्परेचर फिक्स किया गया है कि रूम टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस ही। तो इसलिए रूम टेम्परेचर फिक्स होने के कारण जो भी वस्तुएं रूम में रखी जा रही है उसका भी टेम्परेचर फिक्स रहेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर आउन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। ऑप्शन है एल्गी, फंजाई, राइजोबियम और वायरस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल्गी। एल्गी जो होता है जो आप देखते होंगे इधर उधर नाले में, तालाब में, नदी में, पोखर में ग्रीन कलर का जो काई जैसा दिखता है उसे ही एल्गी कहा जाता है। तो ये जो एल्गी है वो अपना फूड खुद बनाता है, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू और वो अपना फूड खुद बनाता है। उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है जिस कारण वो अपना फूड बना पाता है। जबकि फंजाई, राइजोबियम और वायरस जो है इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं कि किसमें किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। तो जो शैवाल होता है यानी एल्गी वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, तो इसलिए उसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। फंगी यानी कवक, तो कवक अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग मैटर्स के पे डिपेंड है, तो इस तरह उसमें जो
मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और राइजोबियम, ये जो राइजोबियम होता है ये बैक्टीरिया जितने भी दलहन पौधी होती है उनकी जड़ों की गांठ में पाई जाती है। तो ये जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उस नाइट्रोजन को वो लेता है और फिर मिट्टी को देता है। तो इस तरह ये जो राइजोबियम है वो हमारी मिट्टी को फर्टाइल भी करता है और साथ साथ हमारे जो प्लांट होती है वो राइजोबियम को रहने के लिए जगह देती है। तो इस तरह वो एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर्स अडैप्टिंग एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। सफ़ेद बाल यानी जो फर होते हैं वो, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत। नेक्स्ट है सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। सफ़ेद बाल, चपटे पैर, बालों की परतें, सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर या फिर बालों की परतें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सफ़ेद बाल यानी फर, चपटे पैर और त्वचा के नीचे वसा की परत। ये सारी खूबियाँ जो है वो पोलर बियर को एक्सट्रीम कोल्ड पर सर्वाइव करने में हेल्प करती है। उसके जो फर होते हैं वो और उसके त्वचा के नीचे की जो वसा की परत होती है वो उसे हॉट रखने में मदद करती है, यानी उसे गर्मी देती है और साथ ही उसके चपटे पैर उसे बर्फ़ पे चलने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। नेक्स्ट है प्रोटीन, आयरन और विटामिन डी। तो हम जानते हैं कि दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी प्रेजेंट होता है और दूध पीने से हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं और साथ ही हमारी जो जितने भी मांसपेशियाँ हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी के साथ साथ फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम व विटामिन B12 भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एंटीसेप्टिक इज। प्रतिरोधी यानी जिसे रोगाणुरोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं। क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फिर सल्फर। तो जो बैगनी रंग का विलयन में धातु मिलाई जाती है उसे हम आयोडीन कहते हैं और इसे हम टिंक्चर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं। ये जो टिंक्चर आयोडीन होता है उसका यूज़ जो घाव होती है उस पर एज अ एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। देखते होंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उस पर लगाने के लिए डॉक्टर्स इसी टिंक्चर आयोडीन को ही देते हैं। वो भी किस कलर का होता है, बैगनी कलर का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। एयर हैज़ वेट, वायु में भार होता है, तो ये तो सही बात है, वायु में भार होता है। एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट दिया है एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, तो ये भी बात सही है कि जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, वायु स्थान घेरती है, तो ये भी सही है, इसलिए इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल। ये जो ऑप्शन दिया है वो गलत है क्योंकि एयर सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गेन्स ऑफ डाइजेस्टिव साइकिल्स इन कॉलम ए विद द फंक्शन इन कॉलम बी। स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्रों के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है। लीवर, तो लीवर के लिए इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन दिया है वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स, वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड, रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लीवर के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट ग्लैंड। ये जो लीवर है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो इसमें हम देखते हैं कि ए का 4 किधर दिया गया है, तो ए का 4 दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट समझ लेते हैं स्टमक, तो स्टमक का मैचिंग देखते हैं कि क्या होगा। वेयर प्रोटीन्स डाइजेशन स्टार्ट, वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड, रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के लिए राइट आंसर हो जाएगा वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स, स्टमक में ही हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर के लिए राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर की वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड। गॉल ब्लैडर जो है वहाँ पे बाइल जूस का स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन,
पेनक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज ट्रू। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, सभी कोशिकाएं शेप में राउंड होती हैं। सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है। नेक्स्ट दिया गया है, साइज ऑफ सेल्स इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है। नेक्स्ट दिया गया है, ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है। यह जो ऑप्शन दिया गया वो सही है। सेल्स जो होती है वो राउंड या फिर स्फेरिकल और डिफरेंट शेप्स की होती है। हमारे जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होता है उस रेड ब्लड में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बहुत सारे ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके सेल्स के साइज सेम नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है मैचिंग करने के लिए, तो हमें बताना है कि कॉलम ए जो दिए गए हैं उन सब का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है ईस्ट, तो ईस्ट में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या स्पोर फॉर्मेशन या फ्रेगमेंटेशन या बर्डिंग। इन सब के बारे में मैंने एनसीईआरटी साइंस से रिलेटेड वीडियोस जो इस चैनल पर डाले हैं उसमें बताया गया है, आप उसे देखकर इसके बारे में और डीपली समझ सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ईस्ट में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो होता है बर्डिंग के थ्रू। ये जो बर्डिंग या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो ईस्ट में हमने जाना कि क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बर्डिंग के थ्रू होता है। फिर है पोटैटो, तो पोटैटो में होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट है एल्गी, तो एल्गी में होता है फ्रैगमेंटेशन। और नेक्स्ट हो गया फंगी, फंगी में होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट है एसिड रेन्स। और ऑप्शन नंबर 4 है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो उसके कारण ओजोन परत में डिप्लेशन हो रहा है और जिसे फ्रेऑन भी कहते हैं। ये जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हम जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, AC यूज करते हैं या फिर सोफ़ा में काम आने वाली फॉर्म व जो एरोसॉल स्प्रे होती है उन सब में CFC ही डाला रहता है, जिससे हमारे ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है एनीमिया, स्कर्वी, डायरिया और कॉलरा। तो एनीमिया तो हम जानते हैं कि ये ब्लड से होने वाला डिजीज है। स्कर्वी जो है विटामिन C, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है टाइफाइड, मलेरिया, अनेमिया और स्वाइन फ्लू। तो इसमें भी आ गया अनेमिया। अनेमिया जो है वो खून की कमी से होने वाला रोग है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। तो चलिए हम इसके बारे में भी जानेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है डायबिटीज़, टाइफाइड, मलेरिया एंड एनीमिया। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड पोलियो। ये क्या है, ये चारों कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी फैलने वाली रोग है। टाइफाइड जो है सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। स्वाइन फ्लू भी जानते हैं कि खांसी, सर्दी और बुखार के कारण फैलती है लोगों में। मलेरिया जो है वो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और यह जो है वो फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। और नेक्स्ट दिया गया है पोलियो, तो पोलियो जो है वो पोलियो वायरस से होता है। इस तरह ये चारों कम्युनिकेबल डिजीज है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।